वेलकम। कैसे हो? तो आज हमने रेजिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और रजिस्टर के अंदर हमने सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या होगी और कनेक्टिविटी क्या होगी। कल जो पिछली क्लास थी अपनी, जिसके अंदर अपनों ने एक चीज़ का डिस्कशन किया था, एक फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, आर बराबर जो होगा रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा कि आर बराबर जो होगा रो एल अपॉन में ए। तो यहां से अपने एक बात देखी थी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो था वो किन किन बातों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसका फार्मूला देखो, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था क्या, फार्मूला क्या था कि आर बराबर जो था अपना रो एल अपॉन में क्या था, ए, यही था। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ से आपको कुछ दो तीन चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। क्या चीज़ देखो, तो आर बराबर रो एल अपॉन में, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस होगा वो इन तीन घटकों, वो तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक चौथा घटक मैंने और बताया था टेम्परेचर, उन चारों पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब अपने बारी बारी से देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा एल बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखते हैं कि आर पर एल का प्रभाव, यानी कि रेजिस्टेंस पर लंबाई का प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने को एक आपने ने फार्मूला पढ़ चुके हो और फार्मूले के अंदर हम लोगों ने देखा, क्या देखा, देखो कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप लोग इसकी लंबाई जब बढ़ाओगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं अपने, ठीक है, इनको क्या करेगा, इधर फोर्स लगाता है, इस साइड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये लंबाई में ज़्यादा कर दूं तो इसका जो प्रभाव होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम तो करेगा, लेकिन जो बल का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक आपके पास यहाँ कोई है, इसको आप लोग ऐसे खींच रहे हो, पूरा फोर्स लगाओ। एक थोड़ा सा दूर अगर मैं यहाँ से इस तरीके से खींचने का प्रयास करूँगा तो उस कंडीशन के अंदर आपका प्रभाव इतना नहीं हो पाएगा जितना पहले था, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूले के हिसाब से अगर देखो तो आर जो होगा वो लंबाई के क्या होगा, समानुपात में होगा। समानुपात में होगा, इसका मतलब ये होगा कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कारण क्या है इसका, क्या इलेक्ट्रॉनों पर जो V जो होता है, V मतलब वोल्टेज का प्रभाव क्या हो जाता है, कम। तो ये ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन पर वोल्टेज का जो प्रेशर लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वोल्टेज है एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, वो जो फोर्स लगाने का जो काम करेगा वो घटेगा। अब यहाँ इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो अगर आप लोग काम क्या करते हो कि यहाँ अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस वजह से यहाँ से जो एक लाइन निकलेगी वैसे स्ट्रेट लाइन निकलेगी। इसका मतलब लंबाई अगर आप लोग बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी अनुपात में बढ़ता है। लेकिन फिर यहाँ दो कंडीशनें चलेगी कि अगर मान लेते हैं मैंने काम क्या किया, लंबाई को क्या कर दिया, 10 ओम है, सॉरी लंबाई अगर 10 मीटर है तब इसका आर कितना है, मान लेते हैं कितना, 1 ओम है। और आपसे पूछ ले कि लंबाई को अगर मैं 20 मीटर कर दूं तो आर कितना होगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपको एक चीज पता चलेगी, क्या पता चलेगी, यहां से देखेंगे। देखो आपको पता है कि अगर मैं R2 लेंगा, R1 ऐसे करूंगा तो यहां बचेगा L2, यहां आएगा L1। तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा ध्यान में क्या रखेंगे, इसको नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो देखो R2 है, L2 को नीचे ले आओ और इधर अपने पास क्या बचेगा, R1 और नीचे क्या आएगा, L1। तो ये अनुपात भी सही है क्योंकि इसको मैंने यहां लेके, तो ये बात भी सही है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग यहां काम क्या करेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो फार्मूला लगा सकते हो। तो मैं यहां काम क्या करता हूं कि
10 मीटर है एक तो अपने पास लंबाई, और एक अपने पास है 20। 10 वाले पर रेजिस्टेंस 1 और 20 वाले पर आपसे पूछे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। लेकिन ध्यान में रखना, जब तार की लंबाई डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले कि जिसमें तार को खींचना नहीं पड़ा है आपको, तब तो ये कंडीशन सही है। जैसे मान लेते हैं ये तार है, आपने यहाँ तक प्रतिरोध मापा, फिर आप लोग यहाँ तक मापोगे, फिर यहाँ तक मापोगे, तो लंबाई के अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका ये इस तरीके से नहीं है तो, और खींच कर अगर आपसे पूछ ले कि खींच कर अगर कम ज़्यादा करे तो क्या होगा, तो ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। खींच कर क्या करने पर, लंबाई बढ़ाने पर। अगर मैं खींच कर लंबाई बढ़ाऊंगा तब क्या होगा, देखो मेरे पास एक ये कंडक्टर है मान लेते हैं, ठीक है, और एक कंडक्टर मेरे पास ये, दोनों सेम ही है। इस कंडीशन के अंदर एक तो ये अपने पास है पहली कंडीशन, और एक अपने पास ये, इसको मैं इसके बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो कंडीशन अपने पास एक तो देखो पहली है और एक कंडीशन होगी दूसरी। तो इस कंडीशन के अंदर मान लेते हैं कि इसका जो है एरिया वो ए है और इसकी जो लंबाई है वो कितना है, एल है, यही होगा। तो एरिया को मैंने ए माना और लंबाई को क्या मान लिया मैंने, एल, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको क्या करोगे, तार को खींचोगे, कंडीशन नंबर सेकंड के अंदर अगर मैं काम क्या करता हूं, इस तार को क्या करूंगा, खींचूंगा, यानी कि तार को क्या करूंगा, खींचने पर। तो ये तार थी, आपने इसको खींच दिया। खींचने पर एक बात पता चल रही है आप लोगों को, अगर मैं इसको काम क्या करूंगा, लंबाई को n गुना अगर बढ़ाऊंगा तो इसका एरिया n गुना क्या हो जाएगा, कम, 1/n के अनुपात में हो जाएगा। तो आपने ये चीज देखा, तार को जब खींचोगे तो उससे एरिया घटेगा। तो फार्मूला आपके पास क्या था, R बराबर क्या था, रो L अपॉन में A। तो लंबाई को तो आपने काम क्या कर दिया, पहली कंडीशन ये, जब खींचकर आपने किया तो कंडीशन क्या होगी, लंबाई L2 आ जाएगी और एरिया आपका A2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, लंबाई जो होगी L2 जो होगी, L2 जो होगा वो n इंटू क्या हो जाएगा, L1, और एरिया जो होगा वो A1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n। गणित का रूल है, बाहर वालों को आपस में गुणा करेंगे और अंदर वालों को आपस में, ठीक है। तो ये जो n जो होगा ये भाग में, तो इसको ऊपर चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, R2 जो होगा वो आएगा n का स्क्वायर, L1 अपॉन में A1। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहाँ से नया फार्मूला क्या बढ़ेगा, R2 बराबर n स्क्वायर इंटू क्या आएगा, R1। इसका मतलब ये होगा कि अगर लंबाई को n गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस होगा वो n के स्क्वायर के अनुपात में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से ये बात याद रखनी है कि कंडीशन नंबर सेकंड के अंदर, और जब आपका सीधी कंडीशन है तब ध्यान में रखना क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब यहां से देखो कि अगर सवाल आपको दे दे कि एक तार जो है, एक तार का प्रतिरोध यानी कि R लिख देता हूं मैं सीधा, एक तार का प्रतिरोध कितना है, 200, लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दे तो नया R क्या होगा। तो यहां से ध्यान में रखना, आपको पता है कि जो नया R जो होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर इंटू क्या होता है, R ओल्ड होगा। आपने काम क्या किया, रेजिस्टेंस लंबाई 2 गुनी कर दी तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर इंटू कितना है, पहले 10, तो कितना आ जाएगा 40 ओम, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान में रखना स्क्वायर के अनुपात में होगा। फिर देखो अगर आपको सवाल दे दे, एक तार है, तार की जो लंबाई है मान लेते हैं 1 मीटर पर प्रतिरोध है 1 ओम, ठीक है। खींच कर लंबाई कितनी कर दी,
3 मीटर कर दी, तब आर क्या होगा। तो यहां से एक सीधा सीधा सवाल बन रहा है कि आपने लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया, जब 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर वो कितना गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना हो जाएगा, और पहले रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, तो कितना ओम आ जाएगा आपके पास 9। तो ये चीजें ध्यान में रखना, पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये था लंबाई अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो वोल्टेज का प्रेशर जो लगता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कम चलेंगे, धारा कम प्रवाहित होगी, तो इलेक्ट्रॉन कम प्रवाहित होगी, तो अब इसका प्रतिरोध बढ़ेगा और धारा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगला कंसेप्ट देखो क्या है, अगला है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रभाव, यानी कि आर पर जो होगा ए का क्या होगा, प्रभाव। देखो फार्मूले में भी अपनों ने देखा कि आर जो होगा वो ए का क्या चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा R2 R1 व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसके सामने A1 आ जाएगा और इसके सामने क्या आ जाएगा A2। इसी तरीके से ध्यान रखना R2 बटा में क्या करेंगे A1, इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, और यहाँ क्या आ जाएगा A2, ये आएगा। तो फार्मूला आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहां देखो इसके ऊपर एक इसका जो वक्र बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा। अब आपको पता है कि अगर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा तो एरिया ज्यादा हो, एरिया कम होगा तो उस समय रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर एरिया को बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो इस तरीके से इसके अंदर वक्र चलेगा, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, यानी कि आयताकार अति प्रवल्य। अब यहां से देखो, अगर आपको बोल दे एक तार है, ठीक है, एक चालक है, चालक का एरिया बोल देता है कि 1 सेमी का स्क्वायर है, और इस कंडीशन के अंदर इसका आर कितना है, 10 हो, ठीक है। और अगर बोल दे कि 2 सेमी स्क्वायर एरिया पर, अगर इसका एरिया 2 सेमी स्क्वायर होगा तब इस समय इसका आर क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो तो यहाँ ध्यान में रखना R2 अपॉन में क्या करेंगे R1, और यहाँ आएगा A1 अपॉन में A2। एरिया वैसे ही आपने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस आपको पता आधा हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस कितना है 10, और ये कितना अपने पास 1, और ये कितना है 2, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 10 बटा में 2, यानी कि 5 ओम, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जब कोई चालक होगा उसका एरिया आप लोग बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान में रखना कि उसका व्युत्क्रमानुपाती का क्या चलेगा, रिलेशन चलेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होगा कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब बात आती है इसका कारण क्या है। देखो मान लेते हैं कोई कक्षा छोटी होगी, गेट अगर कक्षा का छोटा होगा तो बच्चे कम निकलेंगे, बड़ा होगा तो ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाह के लिए जो जगह मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। इस वजह से ध्यान में रखना उसका एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। उसके बाद में देखो आर जो होगा रेजिस्टेंस पर क्या हम क्या करेंगे, आर व डी का प्रभाव। ये मैं अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि रेजिस्टेंस जो होगा वो त्रिज्या का क्या चलेगा, स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती में, और व्यास का भी क्या चलेगा, स्क्वायर। ये होगा। अब यहां से देखिए कि अगर आपने काम क्या किया, त्रिज्या को अगर बढ़ाओगे तो स्क्वायर के रूप में क्या होगा, अनुपात स्क्वायर का जो व्युत्क्रमानुपाती को उसके हिसाब से क्या होगा, कम। तो मैं त्रिज्या का रिलेशन ले लेता हूं। तो अगर मैं R2 अपॉन में क्या करता हूँ R1, तो यहाँ आएगा R1, यहाँ आएगा R2, और इसका क्या चलेगा, स्क्वायर। अब देखो सवाल है कि एक तार का व्यास क्या कर दें, आधा,
तब आर व आई क्या होगा, यानी कि आपने काम क्या किया, एक चालक है उसका रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, आपको रेजिस्टेंस पूछा, आपने व्यास आधा कर दिया, मान लेते हैं कि इतना बड़ा चालक था, आपने आधा कर दिया, तो आधे कंडक्टर से उसके अंदर कितनी करंट का फ्लो होगा, कितना उसका रेजिस्टेंस होगा देखेंगे। तो यहां से देखो रेजिस्टेंस होगा आर जो होगा वो अपने को पता है क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती चलेगा किसके, व्यास के। अगर आप लोग व्यास को आधा करते हो तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। ठीक है, R2 मान लेते हैं इसको, R2 जो होगा वो 4 इंटू क्या आ जाएगा, R1। इसका मतलब अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 4 गुना होगा तो उसकी करंट कितनी हो जाएगी, तो I जो होगी वो ध्यान में रखना पहले की क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो व्यास को आधा करेंगे तो करंट क्षमता घट जाएगी, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन किस अनुपात में होगा, 4 के रेशो में चलेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा देखो अगला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो था चालक की प्रकृति पर। अपने पास मान लेते हैं कि 4 कंडक्टर है, तीन मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं सिल्वर का है, सिल्वर को Ag से लिखा जाता है, और ये कॉपर का है, और ये एल्यूमिनियम का है। इनके अंदर लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, अब आपको पूछा जाएगा कि इनमें से किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका जो होगा जो प्रतिरोधकता आती है वो 1.64 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू क्या आती है, मीटर होगी। इसका मैंने आपको बताया था 1.72 या 1.73 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 86 ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, 2 नंबर पर कॉपर की आएगी, और सबसे कम किसकी होगी, अर्जेंटम यानी कि चांदी की होगी। तो यहाँ से प्रतिरोधकता जो होगी इनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, रजिस्टेंस इनकी प्रकृति पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब एक सवाल बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 2 चालक है, किससे निर्मित है, तांबे से, ठीक है, तांबे से क्या है, बने। पहली कंडीशन तो ध्यान में रखना कि इनकी लंबाई का अनुपात है L1 व इनकी लंबाई L व क्या है, 2L, ठीक है। और त्रिज्या की अगर आपसे पूछ ले R व कितना है, 2R, तब इनके विशिष्ट प्रतिरोध किस अनुपात में होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1:1 दे दिया, 1:2 दे दिया, 1 आपको 4 दे दिया, और 1 आपको दे दिया 8। अब अगर आप लोग यहां से देखें एक चीज कि 2 कंडक्टर हैं, इन सवाल के अंदर एक चीज दे रखी है आपको, क्या दे रखा है देखो, यहां एक बात लिखी गई है, वो क्या लिखा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये चीज देखो, अगर आप लोगों को एक बात पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो हर चीज का सेम होता है। अगर 2 तांबे के चालक हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध इसका ये रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी लंबाई 2 लो चाहे 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो लंबाई और इसके एरिए पर या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर या त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे। तो ये तो थी 4 बातें। अगला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर टेम्परेचर का कम ज़्यादा मान करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ताप का प्रभाव।
अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ेंगे, चेंज प्रकार का होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, लेकिन वो कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो यहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज देखो, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध की वैल्यू R0 और T डिग्री सेल्सियस पर कितना है? RT। तो ध्यान में रखना, जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा यानी कि RT माइनस R0, ठीक है, वो डिपेंड, वो किस किस समानुपाती होगा, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। तो 0 में से T जाएगा तो T बचेगा। नया प्रतिरोध अपने पास RT है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस का होगा, और ये समानुपाती का चिन्ह आएगा तो एक नई चीज आएगी जिसका नाम होगा अल्फा, और ये आएगा प्लस R0। यहाँ से दोनों में कॉमन चीज आएगी, वो आएगी R0। इसको मैं पहले लिखूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ ये बाहर निकाल दिया, अल्फा बचेगा, और यहाँ आएगा T, और यहाँ आपके पास आएगा RT। तो ये कंडीशन कब है? जब आपके पास क्या है, प्रारंभिक टेम्परेचर क्या दे रखा है आपको? 0। तब आपको नया अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज होगी। इसी तरीके से देखो, अगर मैं बात करता हूं, अगर टेम्परेचर T1 व T2 दिया हो तब देखो अपने पास क्या करना है कि यहां फिर R0 नहीं होगा, इसको R1 लिखना पड़ेगा, इसको RT नहीं लिखेंगे, इसको R2 लिखेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर यहां लिखेंगे R2, यहां लिखेंगे R1, यहाँ आएगा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ आएगा T2 माइनस T1। अब ध्यान में रखना कि जो ये अल्फा होगा ये 3 प्रकार का होगा, और इस अल्फा को जो वैल्यू जो होगी, इस अल्फा का जो मान जो होगा, इसको बोलेंगे ताप गुणक। तो यहां से देखो कि नया प्रतिरोध होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध में चेंजिंग होगी वो प्रारंभिक प्रतिरोध और टेम्परेचर के समानुपात में होगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अल्फा आएगा, तो यहाँ से समीकरण हल करेंगे तो ये आएगा। अगर आप लोग काम क्या करते हो, T1 और T2 लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ T1 लिखेंगे तो यहाँ R1, यहाँ T2 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे R2। तो जहाँ RT है वहाँ R2 हो जाएगा, R0 है वहाँ R1 हो जाएगा, और यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? T2। तो ये चीजें आपके सामने आएगी। अब बात आती है अल्फा, यानी कि क्या बात करेंगे? ताप गुणक। तो देखो ताप गुणक क्या है कि कोई भी मटेरियल है, चाहे चालक है चाहे कुचालक है, जब आप उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर कितना प्रतिरोध में चेंज होगा, उसको अपने क्या बोलते हैं? ताप गुणक। यानी कि क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में होने वाला चेंज या परिवर्तन ताप गुणक क्या है? कहलाता है। अब बात आती है कि इसका फार्मूला कहाँ से बनेगा, तो फार्मूला बनेगा यहाँ से। जब यहाँ से फार्मूला बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, देखो पहले इस समीकरण को देखो। अगर इस समीकरण के अंदर मेरे को अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी तो पहले इस संख्या को मैं इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ बनेगा RT माइनस R0। तो यहाँ क्या आएगा? RT माइनस क्या आएगा? R0 बराबर में ये चीज बचेगी। अब अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू सारी इधर आएगी, तो क्या की भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा? R0T, और यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बन जाएगी। अब अगर इसका मात्रक चाहिए तो मात्रक देखो क्या बनेगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम, और यहां भी क्या मात्रक आएगा? ओम इंटू क्या आएगा? मीटर, सॉरी डिग्री सेल्सियस। ओम से ओम कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये तो था अपने पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि जब आप लोग टेम्परेचर का मान 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उस चालक के अंदर या कुचालक के अंदर या अर्धचालक के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कितना चेंज होगा, उसके अंदर जो चेंज होगा उसी को ही अपने क्या बोलते हैं?
ताप गुणक। ठीक है, अब आगे देखो। अब ताप गुणक जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला तो देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि अगर आपने काम किया क्या, टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ा, यानी कि इन कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका तापमान और जो प्रतिरोध होगा वो रैखिक रूप से क्या होगा, चेंज होगा। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है और ये सॉरी ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में ताप गुणा क्या होगा, पॉजिटिव। और इसके अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो जितने भी जो चालक होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। और एक ध्यान में रखना, पीटीसी थर्मिस्टर, इसका नाम क्या है, सेंसिटर। तो पीटीसी थर्मिस्टर या जो सेंसिटर जो होता है वो ध्यान में रखना क्या होगा, उसका ताप गुणा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। दूसरा देखो, दूसरा आएगा आपका एनटीसी। एनटीसी का मतलब होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि अगर आपने काम किया क्या, टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन चलेगा। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगे वो देखो क्या होंगे, आपका कार्बन होगा वो इसी के अंदर आएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसी के अंदर आएगा, आपका इंसुलेटर यानी कि कुचालक होगा वो भी इसी के अंदर आएगा, आपका सेमीकंडक्टर यानी कि जो अर्धचालक होंगे वो भी सारे इसी के अंदर आकर आएंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, मॉसफेट का ताप गुणांक अगर आपसे पूछ ले तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इनके अंदर ये होगा। अब इसका वक्र जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये था एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर अगला देखो, अगला आएगा जेडटीसी। जेड का मतलब होगा जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होगा कि आपने टेम्परेचर को चाहे बढ़ाया चाहे घटाया, रेजिस्टेंस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसके अंदर आता है आपका मिश्र धातुएं, यानी कि एक तो आएगा यूरेका, एक आपका आएगा मैग्नीज। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जीरो किसी का भी नहीं होता है, लेकिन इनका भी क्या होता है, उनके आसपास ही होता है। तो यहां से देखें, टेम्परेचर को जब आप लोग इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि तापमान बढ़ेगा घटेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो होगा उनमें घर्षण बढ़ेगा या कईयों में चेंज होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस में चेंजिंग होती है। उसी चेंजिंग को अपने क्या बोलेंगे, ताप गुणांक। और ताप गुणांक को अल्फा से लिखेंगे। फार्मूला आपका ये रहेगा, मात्रक आपका ये रहेगा, फार्मूला इस तरीके से निकलेगा। 3 इसके प्रकार होंगे। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं, क्वेश्चन देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी कंडक्टर का प्रतिरोध है 10 ओम। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि 20 डिग्री पर प्रतिरोध क्या होगा, यदि अल्फा की वैल्यू है प्लस 0.102 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इस कंडीशन के अंदर आपको फार्मूला यूज करना है। R2 बराबर क्या करेंगे, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 कर सकते हो या सीधा लिख सकते हो। R1 का मतलब होगा उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, 10 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू प्लस की दे रखी है तो आएगा 0.102। T2 माइनस T1 यानी कि T2 का मतलब हो गया 20 और माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 20। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 102 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 204 आ जाएगा। तो 102 को करेंगे तो कितना आएगा, 204। ठीक है,
और ये 0 आपकी यहाँ आ जाएगी। तो 102 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। अब पॉइंट के बाद में 3 संख्या, तो पॉइंट के बाद में 3 संख्या छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 2.040। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 कितना आएगा 3.040। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ जाएगी, तो कितना आएगा 30.40 ओम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो 3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे ताप गुणक के बारे में। एक तो ध्यान में रखना चांदी, एक आपको याद रखना है तांबा, और एक आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। ठीक है, और एक मैं आपको कार्बन का बता देता हूँ। कार्बन का जो ताप गुणक होता है -5 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का जो होगा वो 40.3 प्रति डिग्री सेल्सियस प्लस का आएगा। इसी तरीके से तांबे का जो आएगा वो 39.3 × 10⁻⁴, ये भी 10⁻⁴ ही है। और इसका जो आएगा वो आएगा 38.3 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसका मैग्नीन का, तो मैग्नीन का जो होगा वो आएगा 0.015 × 10⁻। तो ये इनके क्या रहेंगे, ताप गुणक रहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जहां जिन पर प्रतिरोध का मान क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जहां से प्रतिरोध की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर एक तो वोल्टेज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था देखो, एक तो मैंने आपको बताई कि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज पर नहीं करेगा, एक भार पर नहीं करेगा, और एक नहीं करेगा आकृति पर, मतलब उसकी शेप कैसी है। तो अगर आपको बोल दे कि 50 हर्ट्ज पर 10 ओम है तो 20 पर कितना होगा, 20 हर्ट्ज पर कितना होगा, तो कितना ही कुछ नहीं होगा, जितना उसकी वैल्यू दे रखी है वही उसका आंसर होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी अगर 50 है तो भी उसका रेजिस्टेंस वही होगा। इसीलिए ध्यान में रखना कि रेजिस्टेंस होगा वो एसी और डीसी पर क्या करता है, सेम बिहेव करता है, यानी कि समान क्या करेगा, व्यवहार। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो ये अपना आज का सेशन था, और इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। तो एक तो ध्यान में रखना है कि रजिस्टर जो होगा उसके ऊपर लंबाई का प्रभाव पड़ेगा, एरिया का पड़ेगा, उसकी प्रकृति पर पड़ेगा, और चौथा पड़ेगा टेम्परेचर के ऊपर। लंबाई जब तक आपको खींच कर नहीं बोलेगा तब तक आपको उसको अनुपात के अंदर ही करना है। अगर लंबाई बोले दोगुनी कर रहे हैं तो रजिस्टेंस भी दोगुना होगा। लेकिन जब बात आती है खींच कर, जब आपको बोलेगा कि खींच कर उसका प्रतिरोध n गुणा कर दिया, खींच कर लंबाई को n गुणा कर दिया, तो उस समय उसका प्रतिरोध n के स्क्वायर के अनुपात में होगा। अगर 2 गुणा कर रहे हो लंबाई खींच कर तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद में एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वक्र ऐसा बनेगा। लेकिन ध्यान में रखना, अगर वही चीज आपको त्रिज्या के बारे में बोल दे या उसके व्यास के बारे में बोल दे तब आपका स्क्वायर के रूप में सवाल करेंगे। उसके बाद में देखो चालक की प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये होगा वो बना किस चीज से। अगर कोई कंडक्टर तांबे का बना होगा तो उसकी प्रतिरोध कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, उसका कुछ अलग होगा, इस तरीके से होगा। इस पर एक सवाल करेंगे अभी। और अगर उनका विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, ठीक है, अगर उनकी लंबाई सेम है, सब कुछ सेम है, या सॉरी लंबाई अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही चीज से निर्मित है, तो उनका प्रतिरोध का अनुपात उसी अनुपात में होगा। एक सवाल देखते हैं, आपको बोलेगा कि तांबे का आर जो है या तांबे का जो प्रतिरोध है वो कितना ओम है, 1 ओम।
तब एल्यूमिनियम चालक का प्रतिरोध क्या होगा? इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो तुमको मैंने एक बात बताई थी कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध होगा वो तांबे से ज़्यादा होगा। तो पहला आपको ये ऑप्शन देखना है जहां आपको एक से ज़्यादा का मान मिल रहा है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला तो मैंने लिखा 1 ओम, दूसरा लिखा मैंने 1.6 ओम, फिर मैंने लिखा 0.6 ओम और चौथा लिखा नन ऑफ द अबव, यानी कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो क्या करेंगे। एक तो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि तांबे की जो चालकता जो होगी वो एल्यूमिनियम की तुलना में क्या होती है, अगर तांबे का 100 मानेंगे तो इसका कितना होगा? 60 होगा। पहली चीज़ तो ये। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एल्यूमिनियम का क्या निकालना है? आर, तो कॉपर के आर का क्या कर देंगे? कॉपर की चालकता का उल्टा कर देंगे। कैसे? कि कॉपर की चालकता 100 मानते हैं अपने, इसका मतलब प्रतिरोध 100 किसका होगा? कॉपर का प्रतिरोध, अगर कॉपर का चालकता अगर 100 है तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध 100 होगा, मतलब उल्टा होगा। तो एल्यूमिनियम के सामने क्या रख देंगे? 100, और इसका जो चालकता है वो इसका प्रतिरोध बन जाएगा, तो कितना आएगा? 60। तो इसको जब करेंगे तो 10/6 यानी कितना बचेगा? 5/3, यानी कि 1 पॉइंट कितना बचेगा? 66। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ एल्यूमिनियम बच गया और यहाँ बच गया कॉपर है, और इन दोनों का रेशो कितना आ गया? 1.66। आपको एल्यूमिनियम का निकालना है तो 1.66 इंटू क्या करेंगे? कॉपर का प्रतिरोध कितना दे दिया? 1.66 ओम, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये अपना आज का सेशन था जहाँ मैंने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। अगला जो सेशन होगा जहाँ अपने बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर होंगे उनके बारे में। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।